नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का, प्रतियोगियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अधिक प्यार प्रेम आपने दिया है, इस मान सम्मान के लिए मैं आपका कृतज्ञ भाव से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बनाए रखिएगा, मैं भी आपके साथ बना रहूँगा और इस तरह कदर हम एक दूसरे से जुड़ते हुए अपनी रीट भर्ती परीक्षा और सीटेट भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बस आप साथ बने रहिएगा। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि संस्कृतम और भाषा दो शब्दों में हम व्युत्पत्ति और इनके अर्थों पर विवेचन करते हुए व्याकरणम शब्द को हम पढ़ रहे थे कि सम उपसर्ग पूर्वक सुट आगम होने पर क्रि धातु से कत प्रत्यय यदि हम करते हैं तो संस्कृतम शब्द बनता है। भाष जिसका अर्थ हमने पढ़ा संस्कारित करना, परिमार्जित करना, शुद्ध करना, निर्मल करना, जो हमें संस्कारित करे वो संस्कृत है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हमने पढ़ी कि भाष धातु से अच प्रत्यय करने पर और आगे टाच प्रत्यय स्त्रीलिंग में करने पर भाषा शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है कथन करना या कहना। विचारों के आदान प्रदान करने का जो ध्वन्यात्मक सबसे जोरदार, शानदार, अच्छा माध्यम है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, उसका नाम होता है भाषा। तो संस्कृत भी एक भाषा है जो हमें संस्कारवान बनाती है, संस्कारित करती है, शुद्ध, निर्मल, परिष्कृत, परिमार्जित करने का कार्य करती है। संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और उसी भाषा में रीट पाठ्यक्रम में हम व्याकरण शिक्षण विधियों को पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में हम सबसे पहले व्याकरण शब्द को वी और आंग उपसर्ग क्रि धातु से करण अर्थ में, साधन अर्थ में लिट प्रत्यय करने पर व्याकरणम शब्द पढ़ रहे थे। जो शास्त्र शब्दों की व्युत्पत्ति बताता है वो व्याकरण कहलाता है। जो शब्दार्थ निर्णय विवेचन करता है, शब्दार्थ ज्ञान करवाता है, वो व्याकरण कहलाता है। भाषा का प्रवेश द्वार, भाषा का प्राण, भाषा का आधार, भाषा का विश्लेषण, भाषा का भूगोल, ये सब हम संस्कृत व्याकरण या व्याकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। व्याकरण की परंपरा में तीन मुनि हम पढ़ रहे थे, पाणिनि, कात्यायन जिसका दूसरा नाम बर्रुचि और एक अंतिम हमारे तृतीय थे उसका नाम था पतंजलि। बहुत सारी चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ी। एक रचना का नाम अष्टाध्यायी हमने पढ़ा, 8 अध्यायों की रचना, 32 पाद वाली रचना जिसमें लगभग 4000 सूत्र लिखे हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित में 3978 सूत्र स्वीकार किए हैं। 14 माहेश्वर सूत्र करने के बाद लगभग 3992 जो है हमारे व्याकरण के सूत्र हमें मिलते हैं। इस प्रकार लगभग 4000 सूत्रों की रचना जिसका नाम अष्टाध्यायी हम पढ़ रहे थे। उन्हीं के ऊपर वार्तिक लिखने का कार्य हमारे वार्तिककार कात्यायन ने किया और उसके बाद में अंतिम रूप से पतंजलि ने उनके ऊपर भाष्य लिखे थे। उनकी रचना का नाम महाभाष्य था। मैंने आपको जोर देके बताया था कि त्रिमुनि का नाम आए तो 3 मुनियों को समझना है और तदुक्ति शब्द देकर के पूछ ले परीक्षा में तो फिर उनकी रचनाएं अष्टाध्यायी, आपके वार्तिकम और महाभाष्यम को चुनना है। दोस्तों, इन 3 मुनियों त्रिमुनियों के बाद भी हमारी संस्कृत व्याकरण में 2 महान मुनि हैं जिनको पढ़ना आवश्यक है। एक का नाम है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने संस्कृत व्याकरण की महान आधार ग्रंथ अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर वृत्तियां लिखने का काम किया है और वृत्ति लिखने के कारण जितने भी सूत्र हैं अष्टाध्यायी में केवल क्रम से दिए गए हैं। जो अर्थ हम पढ़ते हैं या आप किताबों पुस्तकों में आप व्याख्या में पढ़ते हो, ये सब वहाँ नहीं दिया गया है। वहाँ केवल सूत्र 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 ऐसा विवेचन किया गया है। वृद्धि आदेश से लेकर के अंतिम सूत्र जो है अष्टाध्यायी का, इन दोनों सूत्रों के मध्य जो लगभग 4000 सूत्र पढ़े गए हैं, किसी भी सूत्र की वृत्ति, अर्थ, उदाहरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नहीं बताया है। जो आज हम उदाहरण आदि जो व्यवस्थित रूप से देखते हैं वो बाद के जितने भी वैयाकरण लोग हैं, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। उनमें से एक प्रधान वैयाकरण हुए जिनका नाम भट्टोजी दीक्षित था। इन्होंने सभी सूत्रों की वृत्तियां लिखी हैं। वृत्ति मतलब अर्थ लिखने का प्रयास किया है और वृत्ति लिखने के कारण याद रखिएगा इनको वृत्तिकार कहा जाता है। 3 कार आपने पढ़े थे, सूत्रकार पाणिनि को, वार्तिककार कात्यायन को और भाष्यकार हमने पढ़ा किसको, पतंजलि को। तो ये कौन से कार हैं, अब वृत्तिकार हैं, इसको आप याद रखिएगा। इनकी जो रचना है उसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण की सिद्धांतों की कौमुदी है। सिद्धांत का मतलब होता है नियम या सूत्र, कौमुदी का मतलब होता है चंद्रिका या चांदनी। तो जो नियम रूपी चंद्रिका है, नियम रूपी जो कौमुदी है,
उसका एक संग्रह है, एक रचना जिसका नाम आपने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रखा है। पूरे के पूरे सूत्रों पर आपने वृत्ति लिखने का काम किया, उनका अर्थ बताने का कार्य किया, लेकिन इसकी जो भाषा है वो थोड़ी उच्च स्तर की होने के कारण संस्कृत व्याकरण में थोड़ी जटिलता का अनुभव किया गया। इनके बाद में एक इन्हीं के शिष्य जिसका नाम वरदराज है, और वरदराज को हम बड़े प्यार प्रेम से आचार्य लगा करके भी पढ़ देते हैं, इसलिए उनका पूरा हम जब पढ़ते हैं तो वरदराज आचार्य यानी वरदराजाचार्य ऐसा हम इनको पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। वरदराजाचार्य ने देखा या वरदराज ने देखा कि उनके गुरु के द्वारा जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है वो थोड़ी विस्तृत है, व्यापक है, उसमें सरल और जटिल सभी नियमों को स्थान दिया गया है। तो इन्होंने सोचा कि जब हम प्रारंभिक रूप में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे बहुत जटिलता का अनुभव करेंगे, तो क्या किया जाए, बोला इसको सरल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, आवश्यक या व्यवहार में उपयोगी जो संस्कृत भाषा सीखने के लिए पर्याप्त हो ऐसे सरल सरल नियमों को लेकर के और इन जटिल या बड़े सिद्धांतों को छोटा करके एक रचना लिखी जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु का मतलब छोटा, यानी सरल और छोटे वो सिद्धांत नियम लेकर आपने एक रचना लिखी, उसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी। हम आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या 10वीं 12वीं जो अकादमिक या जो कक्षाएं उनमें व्याकरण चलती है, उन सभी व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याकरण को आधार मान करके ही शिक्षण किया जाता है। यानी जो भी आप वर्ण विचार पढ़ेंगे, आप संधि पढ़ेंगे, आप समास पढ़ेंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, धातु, जो सब जितना भी हम मैटर पढ़ते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा तक एक कारक थोड़ा बदल जाता है उच्च स्तर पर। ये जितने भी विषय हमारे रीट भर्ती परीक्षा में और सीटेट में विशेषकर हैं उन सभी का आधार ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी है। मान लीजिए किसी बात पर विवाद भी हो जाए कि नहीं ये तो गलत है, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, या यूं कहूँ सीधी भाषा में कि इन दोनों में भी यदि विवाद हो जाए, जैसे कई जगह आप पढ़ेंगे भट्टोजी दीक्षित संधि के 5 भेद बताते हैं, जबकि वरदराज संधि के 3 ही भेद पढ़ाते हैं, हम सब भी 3 ही भेद पढ़ते हैं। उसी प्रकार से समास इन्होंने केवल 4 बताए हैं, जबकि इन्होंने समास 5 बताए हैं। तो कई सारे स्थान ऐसे हैं, तो हमारा जो आधार है वो ये है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। तो एक हमारे हुए जिनका नाम था भट्टोजी दीक्षित और उनकी रचना का नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। एक हुए इन्हीं के शिष्य हैं ये इनके वरदराज आचार्य, और इन्होंने थोड़ा सरल करके जिस रचना का नाम लिखा या जो रचना लिखी उसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। चलिए, इसके बाद भी अनवरत कई सारे वैयाकरण यानी व्याकरण को जानने वाले हुए हैं, और वो हमारे इस रीट लेवल पर हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं उनका जो है वर्णन अनावश्यक समझता हूँ। चलिए दोस्तों, प्रथम जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया है वर्ण विचार। प्रारंभ करते हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार का तात्पर्य है कि वर्ण का विस्तार पूर्वक विवेचन हमें करना है। उसमें हम वर्ण के अर्थ से लेकर वर्ण के अन्य नाम से लेकर वर्ण के भेद से लेकर वर्ण के उच्चारण स्थान और वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाला प्रयास, यत्न या प्रयत्न तक विचार करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। वर्ण विचार में हमें जो पढ़ना है उसका नाम है वर्ण। लिखा है वृणोति इति वर्णः, जिसके द्वारा वर्णन किया जाए। वर्ण्यते अनेन इति वर्णः। दोस्तों, जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है उसका नाम होता है वर्ण। थोड़ा सा मैं इसको ले जाता हूँ। सामान्य भाषा में कहें तो हम सीखेंगे अभी कि भाषा की निम्नतम जो इकाई होती है, भाषा का भी थोड़ा शिक्षण हमने किया है, समझा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये शब्द आएगा आगे। भाषा को हमने सीखा था कि विचारों के आदान प्रदान का जो ध्वन्यात्मक माध्यम होता है उसका नाम भाषा होता है। और उस भाषा की जो सबसे निम्नतम या सबसे जो छोटी इकाई होती है, निम्नतम इकाई कह लीजिए या आप उसको सबसे छोटी इकाई कह लीजिए, उस सबसे छोटी या निम्नतम जो इकाई है उस इकाई का नाम क्या होता है? भाषा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भाषा के हम टुकड़े करते जाएं, भाषा का हम व्यवहार में विभाजन करते जाएं, भाषा के कई सारे भाग करते जाएं, तो एक ऐसा विभाग या विभाजन जहाँ या जिसके नीचे अधिक विभाजन करना संभव नहीं होता है, वो अविभाज्य अकाट्य जो होता है उसका नाम ही वास्तव में क्या होता है? ध्वनि होता है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, निम्नतम जो इकाई है, उसका नाम होता है ध्वनि। मैं आपको बता रहा था कि भाषा के 2 स्वरूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक में वास्तव में क्या होती है? ध्वनि। अब देखिए सर, ये जो ध्वनि रूप होता है, मौखिक जो रूप होता है, ये वास्तव में कहलाता है आपका अक्षर।
यानी इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको कह सकते हैं हम अक्षर। और यही अक्षर आगे जाकर के जब किसी लिपि का सहारा लेकर के लिख दिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी अक्षर का नाम क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। हिंदी आदि भाषाओं में मैंने देखा है, जब हम उच्च स्तर पर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं होती, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, वही ध्वनि अक्षर कहलाती है। और जब उस अक्षर को हम लिपि का रूप दे देते हैं, यानी लिख करके बताते हैं, तो वही क्या कहलाती है? वर्ण। लेकिन याद रखिएगा, संस्कृत व्याकरण में जब रीट भर्ती परीक्षा का पेपर होगा तो इस तरह से आपको उलझा कर नहीं पूछेगा, सीधा आपसे सवाल करेगा कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन में ये हुआ है और ये हो सकता है वर्ण। चलिए वापस आता हूँ। भाषा की सबसे निम्नतम इकाई का नाम ध्वनि है। ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अक्षर। लिखा है अक्षर की व्युत्पत्ति में नाक्षरति इति अक्षरः, न यानी नहीं, क्षरति यानी क्षरण होता है, नष्ट होता है, ऐसा जो होता है उसी का नाम दोस्तों क्या होता है? अक्षर होता है। अर्थात जो अभी नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप में वो विद्यमान रहता है, किसी न किसी रूप में वो स्थापित रहता है। आपने कुछ कहा तो वो कहीं न कहीं वायुमंडल में, हवा में स्थित रहता है, इसलिए इसका नाम अक्षर है। अक्षर और ध्वनि एक ही बात है। अब आपसे कहा जाए कि वास्तव में जो ध्वनि रूप है उसी को यदि मैं लिख दूं तो बताइए वो जो लिपि रूप कहलाएगा, ये जो लिखित रूप है आपका, वो लिखित रूप जो ध्वनि है उसी का नाम क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। सामान्य चर्चा में हम अक्षर और वर्ण को एक ही मानते हैं। यहाँ मैं आपको समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ केवल कि जो ध्वनि रूप होता है वास्तव में वो तो क्या होता है? आपका अक्षर होता है, यानी जिसमें केवल ध्वनि है। जैसे मैंने अभी कहा क, मैंने कहीं लिपि का सहारा लेकर या लिख करके आपको नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अभी क मौखिक उच्चारण करके आवाज़ के माध्यम से आपको सुनाया है। तो जो ध्वनि रूप होता है वो भाषा की निम्नतम इकाई तो क्या है? अक्षर है। और जब मैं इस ध्वनि को जो मैंने अभी बोला है इसको यदि मैं लिपि रूप दे दूं या लिखित रूप दे दूं तो फिर निश्चित रूप से उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपको भी बोल के सुना है, मैंने लिखा नहीं है तो वो अक्षर है। और यदि मैं उस कै को ए के साथ या पढ़ने के हिसाब से मैंने स्वर मिलाया इसमें, यदि मैं इसको आपको लिख करके दिखाऊं तो फिर ये आपका अक्षर है तो बात एक ही ना। उच्चारण भी आपने सीखा किया, लिखा भी आपने इसको है। इसलिए हम संस्कृत व्याकरण व्यवहार में इस लेवल पर, जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं, कह सकते हैं कि अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है? वर्ण है। दूसरी बात, आपने एक चीज़ और कही है कि ये भाषा की सबसे निम्नतम इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सबसे नीचे की इकाई है तो ऊपर की भी कुछ इकाइयाँ होती हैं। इस आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, भाषा में कई सारे स्तर हैं या कई सारी इकाइयाँ हैं। भाषा के सीखने के भी कई सारे स्तर होते हैं, उसी प्रकार ये भी भाषा के स्तर हैं। इन्हीं को भाषा की कहते हैं कितनी इकाई? 3 इकाई मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं और समझ सकते हैं। इन तीनों इकाइयों में सबसे पहली जो इकाई है दोस्तों वो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम है वाक्य। यानी पहली जो इकाई आपकी होगी सबसे बड़ी, उसका नाम है वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं संस्कृत का सहारा लूँ या हिंदी में हम समझने का सहारा लेते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है। किसी भी वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो वाक्य कारकों के साथ रहने पर वो वाक्य कहलाता है। और यदि मान लीजिए किसी वाक्य में क्रिया ना हो तो फिर वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, वो केवल शब्दों का समूह कहलाता है। यहाँ खाने की क्रिया है, कारक राम है, तो निश्चित रूप से ये वाक्य है। तो देखिए ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसका नाम क्या है? वाक्य है। जब वाक्य का विभाजन किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कहूँ कि चलिए इनको अलग अलग कीजिए, आप इनको तोड़िए या बांट के बताइए, खंड करके बताइए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ एक राम है। दूसरा जो आप कहेंगे यहाँ टुकड़ा हम करेंगे तो एक है खाता, और लास्ट में आप जो देख रहे हैं उसका नाम है हर। फिर मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में जो आपने वाक्य का विभाजन किया है इसमें राम, खाता है, ये सब क्या है? तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब क्या हैं? शब्द हैं। यानी मैं वाक्य जो सबसे बड़ी इकाई है उस सबसे बड़ी इकाई का यदि विभाजन करूं तो वो विभाजन वास्तव में किस में हो जाएगा? आपका शब्दों में। फिर मैं आपसे कहूँ कि चलिए एक काम करते हैं, हम और आगे इसको तोड़ते हैं। राम को भी हम तोड़ते हैं, खाता जो शब्द है उसको भी तोड़ते हैं, है को भी तोड़ते हैं। आपने क्या किया? रै, इसमें मिला हुआ है स्वर आ, उसके बाद म, उसके बाद उसमें मिला हुआ है अ। खाता में ख में आपका मिला हुआ है व्यंजन में आ, ट में मिला हुआ है आ, और है जो व्यंजन है उसमें आपका मिला हुआ है ऐ। इस प्रकार से आपने इसको तोड़ा। जब मैं आपसे कहूँ कि चलिए हमने इसको और तोड़ा, ये जो र, आ आदि दिख रहे हैं उसी का नाम क्या है? वर्ण है, अक्षर है।
फिर मैंने कहा चलिए काम करते हैं और तोड़ने का प्रयास करते हैं, और आप ले लिए साहब पेन हाथ में और आपने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहा सर हम तो तोड़ने में माहिर हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। जब आपने इस तरह का विभाजन किया और मैंने आपसे पूछा कि चलिए बताइए ये क्या है, चलिए बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो सर हमें पता ही नहीं है, या सर इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जिसका भाषा में जो कुछ नहीं होता उसका भाषा में कोई स्थान ही नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसका भाषा में कोई स्थान ही नहीं होता, क्योंकि भाषा कभी अनर्थक नहीं होती है या भाषा कभी निरर्थक नहीं होती है। भाषा हमेशा सार्थक होती है, उसमें जितने भी प्रतीक आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कोई अर्थमान होते हैं, सार्थक प्रतीक होते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको भाषा में कोई स्थान नहीं। इसलिए एक स्तर मेरे पास ऐसा आया कि तोड़ते 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 एक स्थिति मेरी ऐसी बनी जहाँ से आगे जाकर मैं नहीं तोड़ सकता, और उस स्थिति में मैंने क्या देखा, रे आ म ख आ त आ है आई आदि को देखा, और उसका नाम बताइए हमने किस नाम से जाना है, वर्ण के नाम से जाना है। इसका मतलब सबसे बड़ी जो इकाई है भाषा में उसका नाम क्या है, वाक्य है। वाक्य का विभाजन करेंगे तो उससे छोटी जो इकाई बनेगी उसका नाम शब्द है, और शब्द का भी विभाजन करेंगे तो जो और नीचे की छोटी इकाई उसका नाम वर्ण है। वर्ण से नीचे और अधिक विभाजन का संभव नहीं था, इसलिए इसको हम कहते हैं अविभाजित इकाई। और यही है दोस्तों सबसे नीचे की इकाई। सबसे अर्थ लेने के लिए संस्कृत में एक प्रत्यय लगाया जाता है पीछे तमक। आप देख रहे होंगे पीछे जो तम की जो आप देख रहे हैं वो तम वास्तव में किसका रूप है, तमप का रूप होता है। और तमप जो प्रत्यय किया जाता है, एक और प्रत्यय उसका नाम है स्ठन। ये दोनों जो प्रत्यय हैं अभी यहाँ इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखाने वाले प्रत्यय, या तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम, सबसे अच्छा या सबसे बुरा। तो सबसे जो सुपरलेटिव आप इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री, उसको दिखाने के लिए हम प्रत्यय लगा देते हैं शब्द से। कौन सा, तमप। जैसे निम्न से निम्नतमप पता चला जाता है, तम की आवाज़ आएगी तो क्या बना, निम्नतम। सबसे ऊंची इकाई है इसी तरह से, चलिए ऊंची को बोलेंगे उच्च, सबसे उच्च है इसलिए इसके पीछे हम तम प्रत्यय लगाएंगे और हमारा शब्द कौन सा बन जाएगा, उच्चतम। मध्य की जो इकाई है वो हमारे लिए कौन सी हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो सबसे बड़ी इकाई दोस्तों उच्चतम जिस इकाई को हम कहते हैं उसका नाम वाक्य है, एक मध्य इकाई है उसका नाम हमारा जो है शब्द है, और जो सबसे नीचे की इकाई है उसका नाम हमारे यहाँ वर्ण है। तो भाषा के 3 स्तर या 3 इकाइयाँ हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, एक वाक्य, एक शब्द, एक वर्ण। वाक्य को किस में तोड़ेंगे हम, शब्द में। शब्द को किस में तोड़ेंगे हम, वर्ण में। मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स पूछ लूँ कि चलिए बताइए यदि वर्णों का संयोजन करें तो क्या बन जाएगी, तो बोला साहब वर्ण का संयोजन करेंगे तो शब्द बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि शब्द का संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे साहब शब्द के संयोजन से तो वाक्य बनता है। इसका मतलब यहाँ 2 प्रक्रियाएं आप देख रहे होंगे। एक प्रक्रिया में आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास में वाक्य था और इस वाक्य को बाद में आपने तोड़ा, उससे आपने क्या बनाया है, शब्द बनाया है। फिर आपने शब्द को तोड़ा और शब्द को तोड़ करके आपने क्या बनाया है, वर्ण बनाया है। अब मुझे बताइए कि वाक्य से वर्ण तक आने में आपने जो कार्य किया है वो तोड़ तोड़ कर किया है कि जोड़ जोड़ कर किया है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे साहब हमने तोड़ तोड़ कर किया है, यानी अलग अलग करके किया है, इनका विश्लेषण किया है। शिक्षण शास्त्र की दुनिया में, शिक्षण शास्त्र के शिक्षण में हम इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, विश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। याद आ रहा होगा मैंने आपसे कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत एक संश्लेषित भाषा है, और उसका विलोम शब्द भी हमने उस समय पढ़ा था, आपको याद हो, और उसका नाम क्या था, संश्लेषण था। यदि मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूं कि चलिए बताइए मुझे कि मेरे पास वर्ण है और कई सारे वर्णों को मिला करके मैं यदि कुछ बनाऊं तो वापस क्या बन जाएगा, शब्द, और यदि मैं उन शब्दों को भी मिला दूं तो बताइए क्या बन जाएगा, वाक्य। और अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्ण से वाक्य तक आने में जो प्रक्रिया आपकी रही है वो कौन सी है, विश्लेषण की प्रक्रिया है कि संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ वर्णों को जोड़ जोड़ करके हमने शब्द बनाए हैं, फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर हमने वाक्य बनाए हैं, और ये प्रक्रिया जोड़ जोड़ करके या समीप रख रख के की जो प्रक्रिया है उसका नाम बताइए कौन सी है, संश्लेषण की प्रक्रिया है। दोस्तों शिक्षण शास्त्र में आजकल 2 प्रविधियां बहुत अधिक काम में ली जाती हैं। कभी कभी हम अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं, उसका नाम तो हो जाएगा हमारा संश्लेषण, और कभी कभी हम पूर्ण से अंशों की ओर चलते हैं, ये हमारी प्रक्रिया कौन सी है, विश्लेषण। 2 प्रकार की प्रविधियां हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि इस प्रकार से एक विश्लेषण विधि होती है और एक आपकी संश्लेषण विधि होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो भाषा की 3 इकाइयों में सबसे उच्चतम इकाई का नाम तो क्या है, वाक्य है।
मध्य इकाई का नाम शब्द है, सबसे निम्नतम इकाई का नाम वर्ण है, और ये एक ऐसी इकाई है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं हम अविभाज्य इकाई। इसको और अधिक आगे काटा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको कहते हैं अकाट्य इकाई। ये इससे ज़्यादा और अधिक जो है खंडों में विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम कहते हैं अखंड इकाई। तो निम्नतम एक इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है भाषा की, ऐसे सबसे नीचे की इकाई का नाम ही वर्ण होता है। अब हम आगे बात करें कि वर्ण वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं, यानी ये भाषा की जो सबसे निम्नतम इकाई है, इसमें जितने भी प्रतीक या संकेत हैं आपके, या वो उच्चारित संकेत हो, मौखिक स्वरूप हो, या फिर लिपि वाले लिखित वर्ण स्वरूप हो। बोला ये वर्ण होते कितने प्रकार से हैं? क्या सभी वर्ण एक जैसे ही हैं, या फिर इनमें कहीं न कहीं विभाजन करके 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रकार आप पढ़ते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कुछ र, म, ख ये अलग प्रवृत्ति के हैं, आ, ए, आ आदि कुछ अलग प्रवृत्ति के हैं। इस आधार पर हम देखें तो संस्कृत व्याकरण में वर्णों के 2 भेद बताए गए हैं, यानी संपूर्ण वर्णमाला में जितने भी वर्ण हम पढ़ेंगे आगे, उन सभी वर्णों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक आपका होता है स्वर वर्ण, बिल्कुल, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है व्यंजन वर्ण। ये 2 प्रकार के वर्णों का विभाजन हम पढ़ रहे हैं। बात करें हम सामान्य पहले प्रकार की कि आखिर जो है स्वर होता क्या है, यानी स्वर प्रकार का जो वर्ण आप पढ़ते हैं वो स्वर वर्ण होता क्या है। तो दोस्तों स्वर को यदि मैं संस्कृत में लिखूं तो ये पुल्लिंग शब्द से व्यवहार किया जाता है, और पुल्लिंग शब्द यदि अकारांत हो तो संस्कृत में उसके पीछे विसर्ग का प्रयोग होता है। किसी का भी नाम यदि आप पढ़ रहे हैं, किसी का भी नाम यदि आप लिख रहे हैं और वो संस्कृत में व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में अस्वर आता हो, ऐसा शब्द हमेशा विसर्ग के साथ आता है। जैसे राम से रामः, श्याम से श्यामः, गोपाल से गोपालः, मोहन से मोहनः। और आप ये समझ भी सकते हैं कि वो वास्तव में यदि किसी का नाम है, अकारांत है यानी अ अंत में उसके है, और वो विसर्ग के साथ आता है, तो फिर वो पुल्लिंग शब्द भी है। कहीं कहीं विवाद है, जैसे संस्कृत में मनः, यशः ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में पुल्लिंग की तरह दिखाई देते हैं, अकारांत भी दिखते हैं आपको, लेकिन वास्तव में वो नपुंसक लिंग है और वो अकारांत नहीं सकारांत होते हैं। वहाँ मनस, धनुष, यशस, पयस ऐसे पढ़े गए हैं। चलिए तो बात करते हैं, स्वर शब्द पुल्लिंग में है इसलिए स्वरः लिखा जाता है। परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि स्वतो राजते इति स्वरः। स्वतो यानी जो अपने आप से, इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं स्वयं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वतः या स्वतो स्वयं राजन्ते इति स्वरः या स्वराः, बहुवचन लिया मैंने। तो स्वतः यानी जो अपने आप से, स्वयं यानी जो अपने आप से, राजन्ते यानी जो विराजमान है, सुशोभित हैं, इति ऐसे कौन है आपके स्वर हैं। इसका मैंने यहाँ एक वचन लिखा था दोस्तों, या बहुवचन लिखा क्योंकि स्वरों की संख्या अनेक है ना, 9 या 13 हम पढ़ेंगे आगे। अब हिंदी सामान्य मध्यम से हम पढ़े और मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ परिभाषा में तो मैंने आपसे यही लिखा है कि जो स्वयं अपने आप में विराजमान है वो स्वर कहलाते हैं। थोड़ा सीधा समझाने के लिए मैं आपसे कह दूँ कि स्वर वास्तव में क्या होता है, राजा होता है। और लौकिक व्यवहार में आप देखते हैं कि राजा और प्रजा के मध्य जो संबंध होते हैं, तो राजा अपने आप में सक्त होता है, समर्थ होता है, जो है प्रभु होता है, ईश्वर होता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप से सुशोभित रहता है। तो जिस प्रकार राजा अपने आप से सुशोभित रहता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वर्णों में ऐसे कुछ वर्णों के प्रकार हैं या वर्णों के स्वरूप वाले वर्ण हैं जिनको वास्तव में किसी की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे जो अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है, अपने आप में ही विराजमान है, उनका नाम स्वर कहलाता है। लेकिन हिंदी मीडियम से हम बात करें तो हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव हो पाता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव होता है। ऐसे स्वतः उच्चरित जो आपके वर्ण होते हैं, जिनको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे स्वतः जो उच्चरित वर्ण हैं, वो स्वतः उच्चरित वर्ण वास्तव में क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ वर्ण समुदाय ऐसा है जिसका उच्चारण करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस वर्ण को जैसे ही आप देखते हैं, उसका उच्चारण का प्रयास आप करते हैं और आराम से आप प्रयास करके उसका उच्चारण कर लेते हैं। ऐसे वर्ण या वर्णों का समुदाय जिसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसे वर्ण समुदाय में उन वर्णों का नाम स्वर वर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप इसको पढ़ के बताइए मुझे, तो ऐसा तो है नहीं कि चलिए गुरुजी मैं किसी को बुला के लाता हूँ, वो मेरी सहायता करेगा और फिर मैं इसका उच्चारण करूँ।
इसका उच्चारण करने के लिए आप इसे पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्या है? अ। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ इसको पढ़ के बताइए तो आप क्या पढ़ेंगे? इसको ई। उसी प्रकार आपसे कहेंगे ये क्या है? ऊ। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ तो ये क्या है? री। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे वास्तव में ऐसे वर्ण हैं या वर्णों में ऐसे वर्ण हैं जिनका हम स्वतः उच्चारण कर लेते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही क्या है? स्वर है। अब बोला सामान्य में जब लिख ही दिया हूँ तो उसको आगे बढ़ा देता हूँ कि जैसे इसी प्रकार से हम आगे पढ़ें तो एक और हमारे पास में स्वर कौन सा है? री। इसी प्रकार ए, ओ, आई, औ। ये जितने भी वर्ण मैंने आपके सामने यहाँ लिखे इन सभी वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं? स्वर हैं। आगे भी और हम पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। वापस मैं दोहराता हूँ, परीक्षा में हम प्रश्न कैसे कैसे पकड़ेंगे। देखिए, मैंने ये प्रयास सिर्फ आपके लिए किया है कि मैं आपको यहाँ इस मंच के माध्यम से सिखा सकूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास छात्र तो बैठे नहीं हैं, अदृश्य रूप में आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो लिखने का जो कार्यक्रम है वो क्लास में जैसे हम करते हैं वैसे तो मैं यहाँ करवा नहीं सकता कि मैं बोलूँ और आप लिख सकें, है ना। तो आप क्या करेंगे? लिखने के लिए क्या किया जाए उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल पर्याप्त समय आपको देता हूँ इधर की, आप किसी भी रूप में इसको रोक करके आराम से आप जब भी आपका मन करे, और ये सब आपको सामने दिखेगा। पहले जो वीडियोस हमने डाले थे इससे पहले जब टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था वो सब मोबाइल से किया हुआ कार्यक्रम था, तो इतना साफ सुथरा भी नहीं था। अब हम सारी व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छे से मैंने इस बार करने का प्रयास किया है, और रिकॉर्डिंग को जो है व्यवस्थित करने से जो है आप सबको ये निश्चित रूप से दिख भी रहा होगा। तो लिखने के लिए क्या करें कि जब भी आप, मैं जैसे ही टॉपिक होता है तो मुझे पता है कि अब मैं इस ब्लैक बोर्ड को साफ करने, व्हाइट बोर्ड को साफ करने वाला हूँ, तो जैसे मैं साफ करने वाला हूँ हल्का सा मैं आपको हिंट दूंगा हमेशा वीडियो में कि अब आप इसका जो है या तो रोक करके यहाँ लिख लेंगे या मैं अपने आप से ही थोड़ा अलग से हट जाऊँगा, किसी भी रूप में मैं आपको मौका ज़रूर दूंगा, तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको मिलने लगे कि हाँ ठीक है, या मैं आपको हल्का सा कि अब हम इसके बाद में ये प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके बाद जैसे ही टॉपिक हम पढ़ेंगे मैं एक बार हल्का सा इसको दोहराता हूँ। दोहराने का जो उद्देश्य आधार है वो ये है कि इस प्रक्रिया में जब तक मैंने आपको ये शिक्षण करवाया है उस शिक्षण की प्रक्रिया में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो अभ्यास के प्रश्न एक तरह से हो जाएगा। इससे आपका मूल्यांकन भी होगा कि ठीक है सर मेरे साथ जो बोल रहे हैं आप मेरे साथ बोलने का प्रयास भी कीजिए, अदृश्य रूप में आप मेरे सामने हैं, अदृश्य रूप में मैं आपके सामने हूँ। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लिखते समय आप समझ भी जाएंगे कि वास्तव में यहाँ क्या लिखा था। तो वर्ण विचार की इस शिक्षण की क्लास मैंने अभी तक आपको बताया कि भाषा की सबसे जो निम्नतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम होता है आपका ध्वनि। यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है उसका नाम क्या होता है वास्तव में? भाषा को हम दूसरे शब्दों में किस नाम से जानते हैं? अक्षर के नाम से जानते हैं, है ना। अक्षर का भी अर्थ परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि अक्षर का अर्थ बताइए, तो न अक्षरते इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका नाम होता है अक्षर। तो ये जो अक्षर और ये जो आवाज़ है, ध्वनि है, जब मैं इसको किसी प्रतीक के माध्यम से लिख दूं तो फिर बताइए वो लिपि रूप या लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और केवल मैं इसको मौखिक रूप से कहूँ, उच्चारण या उच्चरित रूप में आपको सुनाऊं तो फिर ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाता है। हालांकि हम व्यवहार में भाषा में अक्षर को ही वर्ण और वर्ण को ही अक्षर रूप में समझते हैं। कहा कि यदि ये सबसे निम्नतम इकाई है आपकी जो है कौन सी? वर्ण। यदि वर्ण आपकी सबसे निम्नतम इकाई है या ध्वनि आपकी सबसे निम्नतम इकाई है, तो कहा कि इसका मतलब और भी इकाई है ऊपर। तो कहा कि बिल्कुल एक वाक्य होता है जो सबसे ऊंचा या उच्चतम इकाई होती है, मध्य जो इकाई उसका नाम शब्द है, और जो निम्नतम इकाई उसका नाम वर्ण है। वाक्य से वर्ण की ओर आना, तोड़ तोड़ करके आना, तो उसका नाम विश्लेषण है। वर्ण से वाक्य की ओर जोड़ जोड़ कर जाना, उसका नाम संश्लेषण है। कहा कि जितने भी वर्ण हम पढ़ते हैं ये अपने उच्चारण के आधार पर दो प्रकार से पाए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका स्वतः उच्चारण संभव होता है, इसलिए उनका नाम स्वर वर्ण है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः या स्वतः राजन्ते इति स्वराः। और जिनका उच्चारण अपने आप से संभव नहीं होता, जिनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य यानी स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, उस वर्ण का नाम हम आगे पढ़ेंगे, उसका नाम होता है व्यंजन वर्ण।